बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डिकोडिंग फिजिक्स। इस लेक्चर में हम वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि एमडीकेट फिजिक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला टॉपिक है। और फिर इस सेशन में आगे इंशाल्लाह सिलेबस के हिसाब से टॉपिक बाय टॉपिक चलते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है और किस तरह से हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर क्वांटिटीज को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को यूज़ करके या इस मेथड को यूज़ करके हम ऐड कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। देखिए, वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं तो बहुत सारे केसेस पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, ये एक वेक्टर है और इसका नाम है लेट्स सपोज ए, एंड दिस वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है सपोज 5 यूनिट्स, ठीक है, और ये इसका डायरेक्शन है। यहाँ पर एक दूसरा वेक्टर है, इसका नाम है बी वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड सपोज है 7 यूनिट्स। तो अगर मैंने ए को बी के साथ ऐड करना है, ए प्लस बी फाइंड करना है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है दोनों वेक्टर्स या पैरेलल वेक्टर्स है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, सिंपली हम इनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड करते हैं, ठीक है, यानी 5 और 7 को ऐड करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, 12 यूनिट्स एक वेक्टर बन जाता है। अगर दो वेक्टर्स क्या हो, पैरेलल वेक्टर्स हो, सेम डायरेक्शन में हो दो वेक्टर्स, ठीक है। क्लियर है बात। अब आगे क्या है, अगर दो वेक्टर्स हैं सपोज, और हम जनरल वेक्टर की बजाय सपोज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लेते हैं कि अगर एक बॉडी है वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करता है टी, जो कि कितना है, लेट्स सपोज दिस इज 10 मीटर, और फिर इस डायरेक्शन में एक डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 7 मीटर, और अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, दिस इज d1 एंड दिस इज d2, ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो फिर अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, d1 प्लस d2 फाइंड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इस एक वेक्टर को, ये जो पॉजिटिव x के डायरेक्शन में है ये d1, इसको पॉजिटिव लेते हैं, और जो नेगेटिव x के डायरेक्शन में है इसको क्या करते हैं, इसको नेगेटिव ले लेते हैं, यानी एक वेक्टर को हम नेगेटिव कंसिडर कर देते हैं। और रेफरेंस के लिए हम पॉजिटिव x एक्सिस को क्या करते हैं, उसको पॉजिटिव लेते हैं और नेगेटिव वाले को हम नेगेटिव लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 मीटर माइनस 7 मीटर, और इसका आंसर आ जाएगा 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन किस डायरेक्शन में 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर है d1 का, तो रिजल्टेंट फैक्टर इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और कितना होगा, सिर्फ 3 मीटर होगा अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा दोनों वेक्टर्स या तो सेम डायरेक्शन में होंगे या फिर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ऐसा डायरेक्शन भी तो पॉसिबल है जो ना अपोजिट हो और ना पैरेलल हो। तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज कंसीडर अनदर केस, एक और केस को कंसीडर करते हैं जिसमें अगेन सेम वेक्टर है, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, d1 नाम इसको देते हैं, और ये है सपोज 3 मीटर, और एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है जो कि इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, एंड सपोज दिस इज d2 इज इक्वल टू 4 मीटर, ठीक है। और अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, d1 प्लस d2 को हमने फाइंड करना है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, बाय हेड टू टेल रूल भी हमें पता है कि इसका रिजल्टेंट आएगा इस तरह से, ठीक है, ये इसका एक रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा या नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, जिसमें जो रिजल्टेंट है वो हाइपोटेन्यूज की जगह पर है, ये d1 जो है ये बेस की जगह पर है, d2 जो है वो परपेंडिकुलर की जगह पर है, और यहाँ पर हमारा एंगल बन रहा है, ये जो है ये राइट एंगल है। तो इस केस में हम हाइपोटेन्यूज को सिंपली पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हाइपोटेन्यूज को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो दोनों वेक्टर है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल पर है। तो हम रिजल्टेंट को इस केस में फाइंड करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके
क्या है कि बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और फिर उसमें हम क्या लेते हैं, उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर यानी d1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर जो कि है d2 का स्क्वायर। और अगर आपको पता है या पता नहीं है तो याद रखें कि कुछ राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ स्पेशल ट्रायंगल्स होते हैं, और वो स्पेशल ट्रायंगल में से एक यह है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड्स यानी 3, 4, 5 ट्रायंगल हम इसको कहते हैं, अगर उसके बेस 3 मीटर है या 3 यूनिट्स है, परपेंडिकुलर 4 यूनिट है, तो हाइपोटेन्यूज जरूर उसका 5 होगा। ये याद रखें, 3, 4, 5 ट्रायंगल इसको हम कहते हैं। अगर एक साइड 3 मीटर है, दूसरा 4 मीटर या 4 यूनिट है, तो जो थर्ड साइड है वो हमेशा 5 यूनिट्स होगा। तो इसमें की कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना आएगा, 5 मीटर आएगा। इसमें बेशक आप d1 की जगह 3 पुट करें, फिर उसका स्क्वायर 9 आ जाएगा, और यहाँ पर d2 की जगह 4 पुट करें, उसका स्क्वायर 16 आ जाएगा। 9 + 16 = 25, और 25 का स्क्वायर रूट वही 5 आ जाता है। तो एक शॉर्टकट है जो कि आप याद रख सकते हैं, इसको हम कहते हैं 3, 4, 5 ट्रायंगल, एक स्पेशल ट्रायंगल है। अब हमने 3 केसेस पढ़े। अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज सेम डायरेक्शन में हो तो हम सिंपली उनको अलजेब्रिकली ऐड करते हैं। अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम इनको क्या करते हैं, एक को पॉजिटिव लेते हैं, एक को नेगेटिव लेते हैं, जिसके और रेफरेंस के तौर पर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव वाला माइनस लेंगे, और इस तरह अपवर्ड जो होता है उसको पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं, और फिर उनको ऐड करते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर उस डायरेक्शन में होगा जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अगर दो वेक्टर बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो फिर हम रिजल्टेंट को फाइंड कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ये तो आसान केसेस है। अब हमेशा ऐसा नहीं होगा, इसके अलावा केसेस भी पॉसिबल है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यूज करेंगे एक स्पेशल मेथड को जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यहाँ पर जो हमने परपेंडिकुलर वेक्टर वाला केस स्टडी किया जिसमें हमने रिजल्टेंट फाइंड की, ये भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड को ही हमने यूज किया है, लेकिन यहाँ पर आसानी हमारे लिए ये थी कि हर वेक्टर का सिर्फ एक कंपोनेंट है। d1 को देखें ना, d1 में क्या है, थोड़ा सा अगर आप डीपली d1 को देखें तो इसमें सिर्फ x कंपोनेंट है। ये d1 क्या है, ये सिर्फ x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट इसका 0 है, तो हमारे लिए आसानी हो गई। d2 में देखिए इसका सिर्फ y कंपोनेंट है, x कंपोनेंट इसका 0 है, तो हमारे लिए आसानी हो गई। ये भी एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मेथड ही है। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई वेक्टर ना तो कम्प्लीटली x के डायरेक्शन में है, ना तो कम्प्लीटली y के डायरेक्शन में है, बल्कि सब एंगल पर है, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मेथड को यूज करेंगे। और कैसे यूज करेंगे, सो लेट्स सी, चलिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है, और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में तो बेसिक कंसेप्ट आई होप पता है कि वेक्टर क्वांटिटीज की एक होती है मैग्नीट्यूड, और प्लस इनके पास होता है एक डायरेक्शन। तो जब भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन को हम मैथमेटिकली किस तरह शो करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम शो करते हैं। इस तरह एक दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करते हैं जिसमें ये अपवर्ड डायरेक्शन या नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन है, ये डाउनवर्ड साउथ है, राइट की तरफ जो है वो ईस्ट है, और लेफ्ट की तरफ कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट है। तो मैथ में या पेज के ऊपर हम डायरेक्शंस को इस तरह से ड्रा करते हैं। ये ग्राफिकल मेथड है डायरेक्शंस का। अब मैथमेटिकली हम डायरेक्शन को कैसे लिखेंगे, सपोज एक ये वेक्टर है, मैं कहता हूँ कि एक वेक्टर है जो कि ईस्ट से थोड़ा सा बिल्कुल ईस्ट के डायरेक्शन में नहीं है, इससे थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ है, थोड़ा सा ये एक वेक्टर है। अब ग्राफिकली तो मुझे नजर आ रहा है कि ये थोड़ा सा ईस्ट से नॉर्थ की तरफ एक वेक्टर है, लेकिन मैथमेटिकली मैं इसको कैसे शो करूंगा, तो याद रखिए मैथमेटिकली हम वेक्टर के डायरेक्शन को शो करते हैं एंगल से, कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे। तो ये एंगल हमें मैथमेटिकली इस वेक्टर का डायरेक्शन बताता है कि वेक्टर किस डायरेक्शन में है, ईस्ट से 30 डिग्री एंगल पर, या ईस्ट से 50 डिग्री एंगल पर, या पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 100 डिग्री एंगल पर। तो ये एंगल क्या है, ये हमें वेक्टर की डायरेक्शन को शो करते हैं, और ये जो टेल है ये हमें वेक्टर की मैग्नीट्यूड को शो करता है। यहाँ पर ये एंगल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखिए जब भी कोई वेक्टर एग्जैक्ट नॉर्थ और ईस्ट वगैरह के डायरेक्शन में ना हो तो फिर हम उसके डायरेक्शन को शो करते एंगल से।
और ये एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से हम लेंगे, पॉजिटिव एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम एमसीक्यूज वाले पॉइंट्स की तरफ जा रहे हैं, तो ये पॉइंट उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये डायरेक्शन वाला एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के हिसाब से होगा। अगर यहाँ पर एक वेक्टर है, लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में आपको बताया जाए कि एक वेक्टर है जो कि नॉर्थ के साथ एंगल थीटा बना रहे, और थीटा कितना है आपको बता देते हैं कि ये 30 डिग्री है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो अब इसका डायरेक्शन 30 डिग्री नहीं है, ये भी तो एंगल है। हमने कहे थे कि डायरेक्शन को हम एंगल से या थीटा से शो करते हैं, तो ये भी तो एंगल है। क्या ये डायरेक्शन है इसका? नहीं, इसका डायरेक्शन नहीं है। इसको हम, इसका ये वाला एंगल हम लेंगे, ये पॉजिटिव एक्सिस, ये पूरा एंगल है, इसका डायरेक्शन होगा। और उसके लिए हम क्या करेंगे, 90 डिग्री ये है और 30 डिग्री ये है, तो दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री करेंगे, तो इसके एंगल वाला डायरेक्शन क्या होगा, ये 120 डिग्री है। यानी 120 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहे, तो ये उसका डायरेक्शन है। अब यहाँ पर हमें आया कि हर वेक्टर एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, थीटा है। तो इस वेक्टर को हम स्प्लिट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे दो कंपोनेंट्स में। ऐसे कंपोनेंट्स में जो या दोनों कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट कंप्लीटली एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, एक कंप्लीटली वाई एक्सिस के अलोंग होगा। ऐसे दो कंपोनेंट्स हम इनके बनाएंगे। सपोज कोई भी वेक्टर है ए, तो इस ए वेक्टर को हम क्या करेंगे, इसका एक हिस्सा लेंगे कंप्लीटली अलोंग एक्स एक्सिस और एक हिस्सा उसका लेंगे कंप्लीटली अलोंग वाई एक्सिस। ये इन दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ये जो वेक्टर है ना, ये इस एग्जांपल में अगर मैं ये एक वेक्टर ये कंसिडर करूं, इसको नाम देता हूं ए वेक्टर, तो ये इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा और ये उसका वाई कंपोनेंट हो जाएगा। और हेड टू टेल रूल से देखिए, ये ए एक्स को ए वाई के साथ ऐड करते हैं तो हमें ए वेक्टर मिल जाता है। यानी कि हर वेक्टर, हर टू डायमेंशनल वेक्टर दो कंपोनेंट से बना होता है, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। अब इन दो कंपोनेंट्स को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, और एक्स कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करते हैं कॉस थीटा के साथ। थीटा क्या है, ये एंगल है जो कि एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। और वाई कंपोनेंट को हम फाइंड करेंगे वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करके साइन थीटा के साथ। ये दो फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास आ गई कि एक्स कंपोनेंट को हम कैसे फाइंड करेंगे और वाई कंपोनेंट को। और ये जो मेथड है जिससे हम एक वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी वेक्टर को हमने क्या किया, ब्रेक डाउन किया कंपोनेंट्स में, तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, इन फॉर्मूलाज को यूज करके करेंगे। ये हो गया हमारा वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या है, सपोज आगे जाते हैं थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल आई हैव टू वेक्टर्स, एक वेक्टर है मेरे पास ये वाला, और इसको मैंने नाम दिया वेक्टर ए, इसको नाम दे चले बिल्कुल। और इसका जो मैग्नीट्यूड है, लेट्स सपोज दिस इज 5 यूनिट्स, और ये जो एंगल बना रहे एक्स एक्सिस के साथ वो है लेट्स सपोज 30 डिग्री। और दूसरा वेक्टर ये है, दिस इज बी वेक्टर, ये वेक्टर का एरो लगा देते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड है लेट्स सपोज 8 यूनिट्स, जबकि एंगल बना रहे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का। ये वेक्टर थोड़ा ज़्यादा परपेंडिकुलर है, 60 डिग्री से ज़्यादा है, लेकिन हम जस्ट फॉर एग्जांपल कंसिडर कर रहे थे। अब मैंने क्या करना है, मैंने a प्लस बी को फाइंड करना है, यानी इन दो वेक्टर्स को मैंने ऐड करना है। तो किस तरह करेंगे, अब इसके लिए रूल ये है कि पहले हम दोनों वेक्टर्स की ब्रेक डाउन करेंगे, इनके इसके ए के भी एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड करें, बी के भी एक्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड करें। तो कैसे करेंगे, ए के लिए ए एक्स प्लस ए वाई फाइंड करें, दो कंपोनेंट्स। बी के लिए भी क्या करें, उसके लिए बी एक्स प्लस बी वाई, दो कंपोनेंट्स फाइंड करें। फिर ए एक्स को बी एक्स के साथ ऐड करें, तो ये हमारे रिजल्टेंट वेक्टर का आर एक्स कंपोनेंट होगा।
और इस तरह से ए वाई को ऐड करे बी वाई के साथ, तो ये हमारे रिजल्टेंट वेक्टर का आर वाई कंपोनेंट होगा। और आर एक्स आर वाई रिजल्टेंट के कंपोनेंट्स है, तो ये दोनों ऐड होंगे, हमें कौन सा वेक्टर देगा, ये दोनों ऐड होंगे तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर देगा, यानी ए प्लस बी वाला वेक्टर हमें देगा, जिसका एक आर एक्स कंपोनेंट है और एक क्या है, आर वाई कंपोनेंट है, वो भी वेक्टर फॉर्म में हमें इसका एक रिजल्टेंट मिलेगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे हम, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। ए एक्स और ए वाई को फाइंड करने के लिए हम वही फार्मूलाज यूज करते हैं। ए एक्स को फाइंड करने के लिए हम ए कॉस थीटा यूज करेंगे, और यहाँ पर ए की वैल्यू 5 है और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, ए के लिए एंगल 30 डिग्री है, तो कॉस 30 डिग्री, तो इसे क्या बन जाता है, ए एक्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30, तो कॉस 30 किस चीज के इक्वल है, 30 इक्वल होता है 0.8 के, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0.8, तो हम अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास ए एक्स आ जाता है 4 यूनिट्स, ये ए का एक्स कंपोनेंट है। अलग पेज पर ये सारा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आसानी से समझ आ जाए। एक्स वेक्टर का सॉरी ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आ जाता है ए एक्स इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। अब ए के वाई कंपोनेंट को हम कैसे फाइंड करेंगे, लेट मी, यहाँ पर हम कंपोनेंट्स फाइंड करते हैं। अगेन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन 30, और साइन 30 इक्वल होता है 0.5 के, यानी 1/2 के इक्वल होता है, तो ए वाई यहाँ पर आ जाएगा 5 को मल्टीप्लाई करके 0.5 के साथ, जो कि 2.5 यूनिट्स है, तो ए वाई इज इक्वल टू 0.5 यूनिट्स। अब सेम मेथड अप्लाई करते हैं बी के लिए। बी एक्स को हम फाइंड करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड 8 है और एंगल उसके लिए 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, cos 60 इक्वल होता है, cos 60 0.5 की इक्वल होता है, तो 8 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करके वी विल गेट 4 यूनिट्स। यहाँ पर बी एक्स इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, और बी वाई के लिए हम क्या करते हैं, 8 को मल्टीप्लाई करते हैं साइन 60 के साथ, तो साइन 60 किस चीज के इक्वल है, 0.8 की इक्वल है, 8 को हम 0.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो व्हाट वी विल गेट 6.4 यूनिट्स, तो बी का वाई कंपोनेंट है 6.4 यूनिट्स। ये हमारा वेक्टर एडिशन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का पहला स्टेप है कि हम दोनों वेक्टर्स को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, जो कि हमने कर दिया है। अब रिजल्टेंट वेक्टर के एक्स कंपोनेंट के लिए हम क्या करेंगे, एक्स कंपोनेंट्स को एक्स के साथ ऐड करेंगे, वाई को वाई के साथ ऐड करेंगे, तो ए एक्स को हम ऐड करेंगे ए वाई के साथ, जो कि मिल जाएगा हमें आर एक्स यहाँ से, यानी कि आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, 4 + 4 इज इक्वल टू 8 यूनिट्स। और आर वाई के लिए हम क्या करेंगे, ए वाई को ऐड करेंगे बी वाई के साथ, जो कि 0.5 को ऐड करेंगे 6.4 से, तो व्हाट वी विल गेट 6.9 यूनिट्स। इसको हम अप्रोक्सीमेटली चले 7 यूनिट्स कंसिडर कर लेते हैं कि आर वाई इज इक्वल टू 7 यूनिट्स। तो व्हाट रिजल्टेंट फैक्टर वी गेट, एक्स कंपोनेंट इसका 8 यूनिट है और वाई कंपोनेंट इसका क्या है, 7 यूनिट्स है, तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो 8 यूनिट्स एक्स के डायरेक्शन में है और 7 यूनिट्स किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, ये कंपोनेंट्स फॉर्म में हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गए, याद रखिए ये कंपोनेंट्स फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म ये नहीं है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम रिजोल्यूशन का बिल्कुल अपोजिट काम करेंगे। रिजोल्यूशन में हम क्या करते हैं, वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, यानी ये आर वेक्टर है, ये हमारे पास आ गया 8 यूनिट्स प्लस 7 यूनिट्स। लेकिन अब ये हम ये जो 8 यूनिट्स है ये इसके एक्स के डायरेक्शन में, यानी ये आर इस तरह आ गया, आर एक्स आ गया प्लस आर वाई आ गया। अब अगर हमने आर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इन कंपोनेंट्स को दोबारा कंबाइन करेंगे जिससे हमें आर मिल जाए, और दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो अगेन ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है, और यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड आर का हमें मिलेगा तो वो अगेन पाइथागोरस थ्योरम दोनों कंपोनेंट से, यानी आर एक्स के स्क्वायर प्लस आर वाई के स्क्वायर, इस मेथड को यूज करके हम रिजल्टेंट को फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम
इसको यूज़ करते हैं, 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो इन दोनों से क्या आ जाता है, 64 प्लस 69 से 4 प्लस 9 से आ जाएगा 13 यानी कि 1, और फिर इससे आ जाएगा 113 यूनिट्स। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो स्क्वायर रूट 113 यूनिट्स है। अब एक चीज लास्ट रह गई और वो है डायरेक्शन, कि इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन के लिए याद रखिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं टेंजेंट इनवर्स आर वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट। ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन के लिए। टेंजेंट इनवर्स को फाइंड करेंगे आर वाई कंपोनेंट डिवाइड बाय आर एक्स कंपोनेंट। इसका मतलब ये है कि इस बार आपको एमडीकेट के लिए टेंजेंट इनवर्स के लिए भी कुछ वैल्यूज याद रखनी होगी कि टेंजेंट इनवर्स अगर 1 की इक्वल हो तो क्या होगा, अगर 2 हो तो क्या होगा, सर 2 तो नहीं हो सकता, अगर 0 हो तो क्या होगा। ये कुछ वैल्यूज आपने टेंजेंट इनवर्स के लिए भी याद रखने होंगे थीटा को फाइंड करने के लिए। अब लास्ट एंड पे आ जाते हैं, थोड़ा सा समरी देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा। वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में सबसे पहली बात हमने ये की कि वेक्टर को मैथमेटिकली इसके रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते एंगल से, कि एक्स एक्सिस के साथ ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है। फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का पहला स्टेप यह है कि वेक्टर को क्या करते हैं, वेक्टर को रिजॉल्व करें उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। फिर क्या है, रिस्पेक्टिव या सेम कंपोनेंट्स को ऐड कर दें। ठीक है, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें रिजल्टेंट के एक्स वाई कंपोनेंट्स देगा। और थर्ड स्टेप हमारा क्या है कि रिजल्टेंट के एक्स वाई कंपोनेंट्स को पाइथागोरस थ्योरम से या इस फार्मूला से इसके आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, इस फार्मूला को यूज करके उसका मैग्नीट्यूड निकाले और डायरेक्शन या एंगल निकालने के लिए टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स का फॉर्मूला यूज करें, उसके डायरेक्शन को निकालें। लास्ट एक बात है, ये जो एंगल हमारे पास आ रही है एंगल, ये सिर्फ उस केस में डायरेक्शन को शो करेगा जब हमारा दोनों ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। देखिए ये इसको हमने क्वाड्रेंट में डिवाइड किया ना, ये x है, ये माइनस एक्स है, ये y है और ये माइनस y। अगर ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है या यहाँ पर कहीं लाई करता है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फिर यही एंगल हमारा डायरेक्शन होगा जो कि टेंजेंट इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स से आ रहा है। लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये वेक्टर, यानी रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पर आ रहा है या रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पर आ रहा है या रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पर आ रहा है, तो फिर जो एंगल आ रहा है वो हमारा डायरेक्शन वाला एंगल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। इसलिए कि यहाँ पर जो एंगल हमारे पास आएगा वो इन दो वेक्टर्स के दरमियान होगा। इनके यहाँ पर जो कंपोनेंट्स है इन वेक्टर के, एक इसका एक्स कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और इसका वाई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो हमारे पास जो एंगल आ रहा है वो ये वाला एंगल होगा। ठीक है, वो ये वाला एंगल नहीं होगा, यानी एक्स डायरेक्शन के साथ एंगल नहीं होगा। तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए सिंपल सा एक रूल याद रखिए, आप इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करके भी फाइंड कर सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हमारा रिजल्टेंट हो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो फिर हम रेफरेंस एंगल को यानी डायरेक्शन वाले एंगल को फाइंड कर सकते हैं। किस तरह फाइंड करेंगे, 180 डिग्री माइनस थीटा को, जो टेंजेंट इनवर्स वाले फार्मूले से एंगल आ रहा है इसको माइनस करेंगे 180 से, तो हमारे पास रेफरेंस वाला एंगल आ जाएगा, यानी डायरेक्शन वाला एंगल आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हो तो फिर हम क्या करेंगे, रेफरेंस एंगल को फाइंड करने के लिए 180 डिग्री के साथ इस एंगल को ऐड करेंगे, ये जो एंगल हमारे पास आ रहे हैं। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो फिर हम रेफरेंस एंगल को फाइंड करने के लिए 360 डिग्री से माइनस करेंगे एंगल थीटा को, तो हमारे पास डायरेक्शन वाला एंगल आ जाएगा। ये सारा कंसेप्ट है वेक्टर एडिशन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का। अब इस पर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए इंशाल्लाह हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको मैं एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दूंगा, और अगेन आगे कुछ लेक्चर में हम इस पर स्पेसिफिक एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे।